स्टेम हम लोग चल रहे थे ना, स्टेम में, और इसके स्पेशल फंक्शंस देख रहे थे, है ना। इसमें एक देखे थे सपोर्ट, ये हो गया था, स्टेम टेंड्रिल बताए थे। दूसरा था प्रोटेक्शन, कांटे निकले हुए रहते हैं जैसे बताए थे रोज में, और फिर क्या कहते हैं साइट्रस प्लांट्स में। अब आइए तीसरा, फूड स्टोरेज। बाय अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें होता है क्या, जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम जमीन के नीचे मॉडिफाई होते हैं और फूड स्टोर करके रखते हैं। अब ये कई टाइप के हैं। सम ऑफ देम आर, पहला है ट्यूबर, इसका एग्जांपल है पोटैटो। ये स्टेम ट्यूबर है, याद रखें। पोटैटो में स्टेम ट्यूबर इज स्टोर्ड फूड मटेरियल, और ये एडिबल भी होता है, खाने लायक एडिबल भी है, ठीक है। और खास बात क्या है, इसी को अगर हम लोग रोपाई कर देते हैं, इसका अगर सोइंग कर देते हैं, तो इसी में से नया प्लांट निकल जाता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसे हम सोचते थे कि अगर जो पोटैटो का प्लांट है उसमें से सब पोटैटो बोल रहे हैं कि इससे नया प्लांट निकलेगा, तो अगर हम खा लेंगे तो फिर नया प्लांट कहाँ से आएगा, और अगर हम नया प्लांट के लिए लगा देंगे, उसको रोप देंगे, तो फिर खाएंगे क्या। उस समय हमको नहीं उतना समझता, पर आप लोग को समझदारी हम दे देते हैं। वो कहता है क्या कि एक प्लांट में कम से कम 20 से 30 पोटैटो के ट्यूबर्स बनते हैं, ठीक है। और हर एक ट्यूबर से एक एक प्लांट निकल सकता है। तो जब हम पोटैटो का खेती करते हैं, उसमें से मान लेते हैं 20% पोटैटो हम कंजम्पशन के लिए ये 80% पोटैटो कंजम्पशन के लिए रख रहे हैं, और 20% पोटैटो को रोपाई के लिए छोड़ दें। उससे क्या होगा, फिर नया प्लांट आ जाएगा, तो प्लांट का कंटिन्यूटी बना रहेगा और फूड मटेरियल के लिए पोटैटो भी मिल जाएगा। इस तरीके से यही पोटैटो का ट्यूबर खाने के लिए भी, और यही पोटैटो का ट्यूबर नए प्लांट को ग्रो कराने में भी मदद मिलता है। अब पूछिएगा कैसे नया प्लांट ग्रो कराने में मदद मिलता है। याद कीजिए, लंबे समय तक पोटैटो अगर घर में रह जाता है, उससे छोटा छोटा सॉलिड व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर्स निकल आता है। उसको और अगर बढ़ने का मौका मिलेगा, देखिएगा उसमें से रूट निकलने लगता है और लीफ निकलने लगता है। तो वो एक्चुअली में क्या हो गया, स्टार्टिंग मटेरियल हो जाता है नए प्लांट का। इसीलिए, और वो स्टोरेज फूड भी है, तो फूड भी स्टोर करता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी मदद करता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी ये आएगा। तो समझ गए। इसीलिए हम लोग पोटैटो का ट्यूबर जो है वो लाते हैं किसके अंतर्गत, स्टोरेज फूड मटेरियल। और ये स्टोरेज फूड मटेरियल जो है एनिमल्स के लिए रखता है क्या, नहीं, प्लांट खुद के लिए रखता है। प्लांट का खुद का फूड मटेरियल उसके ट्यूबर में जमा होगा, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरा है, यह और इम्पोर्टेंट है, आप लोग हमेशा देखते हैं, वो है बल्ब। बोलिएगा अच्छा यहाँ पे भी बल्ब लगा हुआ, वो वाला बल्ब नहीं है। इसका एग्जांपल देखिए सब क्लियर होगा। ये है ऑनियन, उसके बाद गार्लिक, एकदम सब्जी भाजी वाला फीलिंग आएगा इसको पढ़ते समय। देख लीजिए, आलू, प्याज, लहसुन, यही सब हो रहा है। तो क्या है, देखने में कैसा शेप लगता है ऑनियन का, बल्ब जैसा लगता है। लहसुन का शेप कैसा लगता है, गार्लिक का, ऑनियन जैसा लगता है। तो ये एक्चुअली जमीन के अंदर उसके स्टोरेज फूड मटेरियल है। और
देखते हैं अगर लंबे समय तक इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें से पूरा प्याज में से पूरा पौधा निकल आता है, निकल आता है ना। इसका मतलब क्या है, वो स्टार्टिंग मटेरियल रखे हुए, ठीक है। पर ये है क्या, स्टेम। फिर गार्लिक, ये भी वही चीज है, उसी तरह का। हाँ, और इसमें से देखते हैं नीचे की तरफ रूट लगा हुआ रहता है। तीसरा राइजोम, और इसका एग्जांपल, अब मसाले की ही कमी रह गई थी, जिंजर, टर्मेरिक, बनाना। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल बता रहे हैं। जिंजर अदरक और टर्मरिक हल्दी, कच्चा हल्दी देखें, अदरक और हल्दी का शेप जरा मैच कराइए तो एक ही जैसा लग रहा है। तो वो जो है वो उसका प्लांट का स्टोरेज फूड मटेरियल है, जिसको हम लोग सब्जी की तरह, मसाले की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। हल्दी कौन नहीं करता है, पाउडर बना के। और गार्लिक भी पड़ता ही है ना, फिर जिंजर भी पड़ता ही है सब्जी में, है ना। तो ये दरअसल प्लांट के स्टोरेज फूड मटेरियल है, और लंबे समय तक रख दीजिएगा तो देखिएगा इसमें से प्लांट भी निकलने लगता है, होता है ना। अब रहा बनाना, इसमें कहाँ हम लोग देखें, तो जो लोग बनाना का खेती करते हैं उनको पता है जमीन के नीचे गांठ जैसा बनता है, और वही आगे बढ़ के फिर नया प्लांट दे देता है। फिर वहां पे काफी गांठ बनता है, और अगर एक बार वो फ्रूटिंग कर दिया फिर ना उसको काट दिया जाता है, जब नया वाला निकलता है ब्रांच, उसमें फिर आपको फ्रूट है। इसीलिए एक बार हो जाने के बाद उसको काट दिया जाता है, और उसका वो वाला स्टेम वाला पोर्शन जो है, जो ऊपर में स्टेम की तरह है, बहुत सारे लोग उसका सब्जी भी बनाते हैं, और नहीं तो गाय भैंस का तो बहुत बढ़िया हो जाता है। केला का पत्ता किस लिए हम लोग यूज करते हैं, खाने में भी यूज करते हैं, खाना परोसने में, ये सब है। एनीवे, तो ये सब है क्या, एग्जांपल्स हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के, जिसमें कि प्लांट का खुद का फूड स्टोर रहता है। पर हम तो वेजिटेरियन भी हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट को खा भी जाते हैं, इसीलिए नहीं खाते, ठीक है। एक और है, ये आप लोग उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं होंगे, पर बनता जरूर है घर में, वो है कोलोकेशिया, सॉरी कॉर्न, और इसका एग्जांपल है कोलोकेशिया, जमीन कंद। बताइए, ये इंग्लिश में आप जमीन कंद, ये ओल है, कौन नहीं खाया है, सब कोई घर में कभी ना कभी खाया है। हाँ, थोड़ा सा गले में थोड़ा सुखा जाए, गला काट रहा है अंदर से, है ना, पर खट्टा वगैरह डाल देने से वो इफेक्ट भी उसका चला जाता है। तो वही है, उनके दो वैरायटीज हैं, एक पे बहुत ज्यादा ब्लिस्टर जैसा एकदम दाना दाना निकला हुआ रहेगा, वो होगा। एक होगा, देखिएगा कंपैरेटिवली उसका सरफेस जो है स्मूथ रहता है, कंपैरेटिव, है ना, अनइवन तो रहेगा पर उतना ज्यादा उसमें बॉल जैसा निकला हुआ नहीं रहेगा। तो एक होगा उसमें ओल, एक होगा जमीन। तो ये भी उसके प्लांट के स्टोरेज फूड मटेरियल ही है, और इसे हम लोग बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर मानते हैं। तो ये हो गए स्टोरेज फूड मटेरियल, और प्लांट्स अपने फूड को स्टोर करते हैं इन फॉर्म्स में, और ये उनके एग्जांपल्स। और ये हो गया क्या, स्टेम का ही स्पेशल प्रॉपर्टी, फूड स्टोरेज करने चला है, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे लग रहा है। चलिए नंबर 4, ठीक है। तो ये हो गया फूड स्टोरेज, स्टेम का तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चौथा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉडिफिकेशन फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
मॉडिफिकेशन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब एक चीज बताइए, 10th में आप लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं ना? उसमें दो तरह का पढ़े होंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई स्टाइल था, कई मेथड थे। आप पढ़े होंगे फिजन, फिजन को दो, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। फिर उसके बाद बडिंग पढ़े हैं, फिर फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन पढ़े हैं, फिर पढ़े होंगे स्पोर फॉर्मेशन, और उसके बाद पढ़े होंगे ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यहाँ रियल मीनिंग बताए। वेजिटेटिव मतलब हो गया वेजिटेटिव ऑर्गेन्स, वेजिटेटिव ऑर्गेन्स, और प्रोपगेशन मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यहाँ पे मीनिंग होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब वेजिटेटिव ऑर्गेन से रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस करवाना इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी क्या होगा, जो प्लांट का वेजिटेटिव ऑर्गन है, रूट स्टेम लीफ, उसमें से नए प्लांट निकल आए तो वो क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वो कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना? तो स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई तरह के इसमें मॉडिफिकेशन जिससे ये काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, हम लोग कहते हैं जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म से, 12 में आपको पढ़ना भी है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, अलग से पूरा यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ही वो है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, है ना, हम लोग पढ़ते हैं क्या, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म, खासकर यूकैरियोट जो मल्टीसेलुलर है, वो डेवलप करते जाते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल होने लगता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल होने लगता है। रीजन क्या है? जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा उसमें उतना ही तेजी से अपना नंबर बनाने की क्षमता घटेगी। फिर से बताएं, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे मान लेते हैं हमको एक एरोप्लेन बनाना है और एक कार बनाना है, हम एक साल में 10,000 20,000 कार अपने फैक्ट्री से प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर एक साल में 10,000 20,000 फाइटर एयरक्राफ्ट, फिर वो क्या कहते हैं रॉकेट, ये सब बना सकते हैं क्या? ये इतने कॉम्प्लिकेटेड है, उनके मशीनरी के अरेंजमेंट में ही काफी टाइम लग जाएगा। तो हम कैसे छोटे से समय में, कम समय में इतना बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। उसी तरीके से जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, खासकर मल्टीसेलुलर, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत अधिक है। तो थोड़े समय में बहुत सारे कैसे बन सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, एक प्लांट, एक मटर का पौधा लीजिए, छोटा होता है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, या वो भी छोड़ दीजिए। एक प्लांट तो देखे, बैगन का पौधा सब कोई घर में भी लगाते हैं, बहुत सारे लोग। कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है उसमें, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं इतना ही बड़ा, 5 फीट का, और हो गया। अब बताइए, तो एक प्लांट में, यानी ब्रिंजल प्लांट में कितना ब्रिंजल लटकता है? 3 4 5, जिससे ज्यादा होगा तो उसका तो स्टेम ही पतला होता है, वैसे ही लटक जाएगा। 2-3 हो गया, बहुत हो गया, है ना? तो ये जो है, आपको क्या लगता है ये क्या बना है? ब्रिंजल जो आप खा रहे हैं वो क्या है? फ्रूट है। हाँ, फ्रूट है जी, फ्रूट है। आप जो टोमेटो खा रहे हैं, टोमेटो क्या है? फ्रूट है। हाँ, क्योंकि है उसी तरीके से आ गया है, कहीं ओवरलैपिंग भी है। जैसे कॉलीफ्लावर, आप फ्लावर खा रहे हैं पर कहते हैं ना वेजिटेबल, तो कई जगह पे ओवरलैपिंग है, पर ओवरऑल क्या हो रहा है, ये वेजिटेबल में आ रहा है पर ये क्या है? फ्रूट है। अब सोचिए, तो एक प्लांट 3 ठो या 4 ठो फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, अब उससे कितना नया प्लांट बन सकता है? अरे अगर एक प्लांट का, यानी कि ब्रिंजल का हर एक बीज नया पौधा दे दे, एक ब्रिंजल में कितना बीज होगा? आप कभी गिने? गिन भी नहीं पाइएगा। आपको 50-100 से कम तो नहीं मिलेगा ना। 100 वो छोटा छोटा दाना जो होता है वो उसका सीड है। यानी एक ब्रिंजल के फ्रूट से 100 नए प्लांट बनने की संभावना है। तो अगर 4 ब्रिंजल दे रहा है तो ऑन एन एवरेज 400 नया प्लांट बन सकता है ना।
और ये किनसे निकला? एक ही प्लांट से। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कोई ऐसा एनिमल, मैमल, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़, बकरी, गधा, घोड़ा, ये सब, एक एनिमल 400-500 नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे? है कभी? अपने लाइफ टाइम में नहीं कर सकता है। और वो तो एक सीजन में करके जाता है, ये अपने लाइफ टाइम में नहीं कर सकता है। क्यों? रीजन है ये एनिमल्स, ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, इसीलिए वो इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते एक बर्थ साइकिल। तब जब नेचुरल कैलेमिटी आएगा वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब तो कुछ दिन के बाद उसका स्पीशीज का नामो निशान मिट जाएगा, होगा ना, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। जो आप एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत एक्सटिंक्शन के बारे में, एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेड डाटा बुक, सब था 19 में, थोड़ा थोड़ा था ना, बता दिया था क्या? तो ये तो गायब हो जाएंगे। तो वैसे में ये एनिमल्स या ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप को कैसे सस्टेन कराएगा? तो उसमें कुछ होना चाहिए स्पेशल प्रॉपर्टी, ताकि ये नेचुरल कैलेमिटी से फाइट कर सके, और इसीलिए उसमें एडेप्टेशन लाना होगा। और एडेप्टेशन कैसे आएगा? नए कॉम्बिनेशन से। और नए कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर से। और क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? मियोसिस। तो मियोसिस के द्वारा गैमेट प्रोड्यूस करता है और गैमेट यूज करके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो नया प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगा, नया प्रॉपर्टी आएगा तो ये प्रॉपर्टी उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, एडेप्टेशन उसमें लाएगा। आप खुद देखिए ना, हमारे दादाजी, आपके दादाजी उतने फ्रेंडली हैं स्मार्टफोन से नहीं, और अभी जो छोटा बच्चा जन्म ले रहा है, गोद में ही है, 6 महीना भी उम्र नहीं हुआ है, उसके सामने आप 4 बार 5 बार फोन को स्वाइप कीजिए ना, फोटोग्राफ स्वाइप कीजिए ना, देखिए वो भी आपके तरह करने लगे। तो आपके दादाजी के सामने 5 बार अगर कीजिएगा स्वाइप, 10 बार स्वाइप कीजिएगा, वो करेंगे? अब ये नहीं करते, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर वो इच्छा, वो एडेप्टेशन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो एडेप्टेशन आता जाता है। तो ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से उनमें वेरिएशन, यानी नए प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, उनका वो कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी आगे के जनरेशन में बढ़ता जा रहा है। हमारे पीछे और पीछे के जनरेशन में उतना नहीं था, अब हमारे आगे और आगे के जनरेशन में और ज्यादा एडेप्टेशन होगा। तो आज हम लोग जिस लेवल पे सोच सकते हैं, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले ऐसा सोच सकते थे क्या? नहीं सोच सकते। तो हमारा मेंटल एडेप्टेशन हो रहा है, उसी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरे तरह का एडेप्टेशन आएगा। तो ये एडेप्टेशन क्या करता है? उसको कैपेबल बनाता है नए तरह के चैलेंजेस को टैकल करने के। इसलिए वो क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा फेवर करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कम, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका नंबर भले बढ़ता है और वो क्लोन होते हैं, बने ना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच अंतर। तो अब देखिए यहाँ पे ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखें, जैसे आलू का पेड़ है, आलू का पौधा है, उसमें से जो ट्यूबर निकलेगा, उस ट्यूबर से जो नया प्लांट निकलेगा वो तो एक ही पेरेंट से बना ना। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन पार्ट क्या है? सिंगल पेरेंटल जनरेशन, सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन। इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन को ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। लेकिन ये कन्फाइंड होगा किसमें? स्पेशलाइज्ड होगा किसमें? प्लांट्स ओनली, not in others, not in fungi, not in bacteria, not in any other one, even not in the animals. It will be only done by the, समझ गए? जैसे आप बोलिएगा सर हम तो देखें छिपकली का पूंछ टूट जाता है तो नया पूंछ आ जाता है, कभी देखें टूटे हुए पूंछ में से नया छिपकली निकल गया? बोलिए तो नहीं ना। तो कैसे उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है? एनिमल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होता। हाँ, एक आपको मिलेगा प्लैनेरिया में
वो रीजनरेशन है प्लेनेरिया, उसमें क्या कहते हैं उसको, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन वाले में एग्जांपल देखिएगा, प्लेनेरिया इस तरह का वर्ब है। लाइक दिस, छोटा सा वर्ब है ना, ये एक्वेटिक होता है और मैरीन होता है, ये टूट जाएगा, जितने हिस्सों में टूटेगा हर हिस्से से नया एनिमल निकल जाएगा, पर वो उसका रिपेयर है, वो रिपेयर एक्टिविटी है, पर इफेक्ट आता है क्या, रिप्रोडक्शन, नंबर बढ़ जाता है। ऑक्टोपस का टंगड़ी तोड़ लीजिए, उसका देखिए तो नया ऑक्टोपस बनता है कि नहीं बनता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात हो रही है, नए ऑर्गेनिज्म के बनने की, तो वो प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनको जो मॉडिफिकेशंस देखेंगे इनको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों? क्योंकि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट में से नया प्लांट निकल रहा है, और इफेक्ट क्या रहा है, सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया किसका, स्टेम का। अब वो कौन कौन है वो आगे देखते हैं। यहाँ तक हो चुका ऊपर का, ध्यान दें। इनके कई टाइप्स हैं। एक है बाई रनर, दूसरा होता है बाई सकर, तीसरा होता है बाई स्टोलोन, और चौथा होता है बाई ऑफसेट। अब देखिए रनर, पहले एग्जांपल देखिए, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, कोलोन, एग्जाम्पल पिपरमिंट, सकर, क्राइसैंथेमम, ऑफसेट, इकॉर्निया। देखिए बारी बारी से एक एक एग्जांपल रखे हैं, जस्ट इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा लीफ, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा फ्लावर। अब चलिए, कहता है रनर। अच्छा, अगर कहें ये आदमी रनर है, मतलब क्या समझिएगा, क्रिकेट वाला रनर, ये वो नहीं दौड़ पा रहा है इसलिए उसके बदले में कोई नहीं, रनर यानी दौड़ने वाला। अच्छा, वहां पे भी तो दौड़ने वाला ही होता है ना रनर, मतलब तो ऐसे भी समझिए ये दौड़ता है। ठीक है, अब देखिए, हाँ देखिएगा कैसे दौड़ाते हैं, रुक दिखाते हैं, ये करते हैं ना, देखिए दौड़ेगा कैसे। ये हो गया ग्राउंड,
देखिए ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे बेचारा ग्रास उगा हुआ है, नीचे इसका रूट, ऊपर इसका शूट, ठीक है। इसका जो स्टेम है एकदम लोअर पोर्शन जस्ट अबव द ग्राउंड, यहां से एक तो हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलेगा, थोड़ी दूर जाएगा, जाने के बाद ये नीचे की तरफ रूट प्रोड्यूस कर देगा और ऊपर में शूट प्रोड्यूस कर देगा। समझ में आया? एक ही से दूसरा बता, एक ही प्लांट से सर। हाँ, मतलब इसमें ब्रायोफिलम क्या इसमें ब्रायोफिलम ब्रायोफाइलम इसमें नहीं आएगा, ब्रायोफाइलम लीफ वाला है। अब देखिए, मान लेते हैं कहीं से घास उखाड़ते हैं तो अगल बगल का भी घास उखड़ के आता है, आता है। इसका मतलब घास नहीं उखा रहे हैं। अच्छा, आप लोग बड़े लोग हैं, हम लोग घास काटते हैं ना, घास काटते हैं, पता है, ये जानने वाली बात है, इसीलिए बोल रहे हैं इसको ऑन रिकॉर्ड। देखिएगा कभी भी घास उखाड़िएगा तो देखिएगा अगल बगल से भी घास उखड़ कर आता है। और एक चीज नोटिस कीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फील्ड बनाने के लिए, है ना, खेलते उलते हैं तो देखिएगा पूरा मैदान का सफाई कर देते हैं, ग्रास हटा देते हैं, ठीक है। खेल कूद खत्म हो गया, 20 दिन 25 दिन ऐसे ही छूट गया, अचानक से एक बार उठ के देखिएगा, अरे ये तो पूरा मैदान ग्रास से भर गया, ये कैसे हो गया? तो अगर एक भी ग्रास को पनपने का मौका मिल गया ना, 5 से 7 दिन के अंदर वो इतना कैपेसिटी रखता है कि अच्छे खासे एरिया को ग्रास से भर दे। एक ही ग्रास, पता है कैसे? बिकॉज ऑफ दिस। अगर ग्रास को रूट से निकाल दिए, एक भी ग्रास छोड़ेगा तो होगा, एक भी ग्रास छोड़ेगा। ग्रास को ऊपर का पोर्शन शूट वाला। ग्रास ये पूरा प्लांट है बाबू, ये हाँ, पेड़ नहीं है। हाँ, मतलब अगर एक ऊपर का छूट गया तो एक ऊपर का नहीं, ये होना चाहिए, वो जिंदा होना चाहिए। तो जिंदा रहने के लिए सिर्फ रूट से काम नहीं चलता, शूट भी चाहिए ना, फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेगा? इसलिए तो ये जो है अपने लोअर पोर्शन ऑफ द स्टेम से, स्टेम का वो पोर्शन जो जमीन के बहुत नजदीक है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच प्रोड्यूस करता है और जगह जगह पे जमीन पे टच करता है और नीचे के तरफ रूट, ऊपर की तरफ शूट। तो ये क्यों बात आएगा, ये भी बोलेगा हम ये काम करेंगे। बोलता है क्या कि हम एक ही डायरेक्शन में काय बढ़ेंगे, हम उधर भी बढ़ेंगे, नीचे बढ़ गए। इस तरह से क्या होगा, पूरा पता चला कि पूरा बोर्ड घास से भर गया, वो नहीं करेंगे। पर समझ में आ रहा होगा, ये मल्टी डायरेक्शनल अपना ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है और उस ब्रांच से नया नया ग्रास बनता है, ठीक है। और आपको बता चुके हैं कि ग्रासेस कैसे होंगे, मोनोकॉट किस जगह बताए हैं, लीफ पढ़ाते समय, लीफ का एनाटॉमी। डाइकॉट मोनोकॉट लीफ पढ़ा है ना, दूसरे बताया है ना, लीफ का स्ट्रक्चर भी बताए थे। वहां पे बोले थे कि देखिए इसका सबसे आसान सीधा साधा एग्जांपल ग्रासेस है। तो इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, ये इस तरीके से अपना नंबर बढ़ाता है। अब देखिए ये ब्रांच किससे निकला, स्टेम से निकला। तो ये है क्या दरअसल, स्टेम, स्टेम का ब्रांच स्टेम ही हुआ ना, तो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन हो गया जिससे नया प्लांट बन रहा है। तो ये कहलाया रनर। अब बोलिए रनर का है, जमीन के ऊपर दौड़ रहा है बेचारा, रनर है, और नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, रनर है ये। अब एक चीज बताइए, अगर कोई भी स्टेम का पार्ट ये शूट दे रहा है, इसमें मेनली बेसिकली क्या है, लीफ है ना। शूट स्टेम में से लीफ कहाँ से निकलता है, हम बता चुके हैं आप लोग। हाँ, उस जगह पे क्या होगा, नोड होगा और बड होगा। बड ही तो नए सेल्स को प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वहीं पे मेरिस्टेम्स हैं। तो क्या हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे बड रहा होगा, तो क्या कह नहीं सकते यहाँ पे नोड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में एक नोड और ये क्या, इंटरनोड। द रनर इज ए काइंड ऑफ इंटरनोड कह सकते हैं। यही निकल कर आया, कई बार क्वेश्चन घुमा कर ऐसे आता है। समझ में आया?
इसीलिए बोले थे कि पहले आप इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए, एक एक करके सबको दिखाएंगे, फिर देखिएगा अच्छा लगेगा। चलिए चलिए, तो ये हुआ रनर। अब देखिए स्टोलन। ये मान लेते हैं ग्राउंड है, यहाँ पे प्लांट उगा हुआ है। इस प्लांट के मतलब ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हॉरिजॉन्टली एक ब्रांच जाता है, नीचे की ओर आता है। थोड़ा सा ऊपर होकर हॉरिजॉन्टली ब्रांच जाता है, नीचे की ओर आता है, नीचे रूट, ऊपर स्टेम प्रोड्यूस करता है, यानी शूट। फिर इसमें से उसी तरह से ब्रांच निकलेगा, थोड़ा सा ऐसे ऑब्लिकली जाएगा, फिर नीचे घूमेगा, नीचे रूट, ऊपर की ओर शूट प्रोड्यूस करेगा। Now this is stolon. तो आप बोलिएगा रनर और स्टोलन में क्या अंतर है? अंतर है कि ये ऑब्लिकली ऊपर जाता है और फिर नीचे की तरफ बेंड करता है। आने के बाद धरती को टच करता है, जहां पे पॉइंट पे टच किया वहां पे वो रूट और ऊपर की ओर शूट प्रोड्यूस करेगा। फिर ऊपरी एक ब्रांच से, स्टेम के एक ब्रांच में से फिर एक ऐसा ब्रांच निकलेगा, ये ऑब्लिकली ग्रो करेगा, फिर नीचे की ओर है सिमिलर, पर इसका थिकनेस और इसके थिकनेस में बहुत अंतर है। ये एकदम धागा पतला सुतली जैसा लगता है, बहुत आसानी से नहीं दिखेगा। ग्रास तो होता भी छोटा है ना, बहुत आसानी से नहीं। ग्रास जब उखाड़िएगा ना तब तो आपको दिखाई देगा, ये दिखेगा पेपर में। ऑब्लिकली जाता है, नीचे की ओर ऑब्लिकली जाता है, ये हॉरिजॉन्टल रहता है, एकदम जमीन के सारे जाएंगे, जमीन के सहारे नहीं जाता है, जमीन से ऊपर की ओर आता है और फिर नीचे की ओर मुड़ता है, ऐसा रहता है। इसीलिए ये है एक तरह का, देखिए बुक में या आजकल मॉडर्न लिटरेचर में स्टोलन और रनर एक ही मानता है। कहता है कि स्टोलन दो तरह के होते हैं, एक हो गया कि जमीन के ऊपर ऑब्लिकली गया, नीचे की तरफ आ गया, और एक स्टोलन ऐसा हो होता है जो जमीन के साथ पैरेलल चलता है, हॉरिजॉन्टल। टाइप कर दिया है वो, लेकिन एक्चुअली में पहले की लिटरेचर में आपके एनसीईआरटी बुक में रनर और स्टोलन को अलग करके बताया, तो हम लोग उसी को ही मानेंगे जब तक वो उस तरीके से लेकर चल रहा है। पर मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न लिटरेचर में इन दोनों का एक ही कर दिया, तो रनर को स्टोलन का ही पार्ट मानता है है ना, और कहता है कि स्टोलन दो तरह के हो सकते हैं, ऑब्लिक जाके नीचे आ सकता है या हॉरिजॉन्टली भी जा सकता है। अब वो स्पेसीज पे डिपेंड करता है, ऐसे बोलते हैं, तो स्पेसीज डिपेंडेंट होता है, किसी स्पेसीज में हॉरिजॉन्टल जाएगा, किसी में ऐसे करके ऐसे, पर मतलब यही, ठीक है। और अब है सकर, फिर से ये ग्राउंड, यहाँ पे रूट, यहाँ पे स्टेम, ठीक है। इसमें होता क्या है, स्टेम से जहां रूट अटैच हुआ जंक्शन पॉइंट, उसके पास से अंडरग्राउंड नीचे के तरफ से, जमीन के नीचे से ऐसा ही प्रोजेक्शन रन करता है। करने के बाद ये ऊपर की ओर शूट और नीचे रूट प्रोड्यूस करता है, फिर आगे बढ़ेगा, ऊपर की ओर शूट, नीचे की ओर रूट प्रोड्यूस करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऊपर की ओर शूट, नीचे की ओर रूट, और ऐसे ये चलता है। तो ये है सकर,
है वैसा ही, पर पोजीशन का अंतर, पोजीशन का अंतर। अरे नीचे ये नीचे की तरफ है, रूट और स्टेम के जंक्शन पॉइंट से निकलता है और अंडरग्राउंड जमीन के नीचे, जमीन के सरफेस के नीचे, ग्राउंड सरफेस के नीचे की तरफ से चलता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल में एक तो क्राइसेंथेमम लिखे है ना, दूसरा एग्जांपल बनाना भी डाल दीजिएगा। तो बनाना राइजोम बनाकर फूड स्टोर रखता है और सकर बना के अपना नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आप देखिएगा बनाना का जहाँ खेत है, ऊपर में सरफेस पर आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, जमीन के नीचे नीचे पूरा बिछा हुआ रहता है और ये थिक होते हैं, मोटे सरफेस। या तो कीजिए, तब एक चीज बताइए, रनर, सकर और स्टोरर में आपको क्या कॉमन दिखा? पता नहीं, हम जो सुनना चाह रहे हैं वो बता पाएंगे कि नहीं, पर हम ही बता देते हैं हम क्या सुनना चाह रहे हैं। ये तीनों जो इंटरनोड्स हैं, ये तीनों जो स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये कहाँ पर बन रहे हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, जमीन पे उगने वाले प्लांट्स पे, है ना। लेकिन ये ऑफसेट बनता है किसमें? ये पानी में उगने वाले प्लांट्स में, इन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। लिखिए जरा, हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स, लिख लीजिए, हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स व्हिच ग्रो, हाइड्रोफाइट, HYDROPHYT, हाइड्रोफाइट्स। यहाँ हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फाइट मतलब हो गया फाइटा, फाइटा बोलते हैं प्लांट। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। Grow in water. Full stop. In hydrophytes such as Eichhornia, yeah, an example. In hydrophytes such as Eichhornia, a small internode, a small internode comes out, a small internode comes out in water and produces lots of roots downside, lots of roots downside, and rosette, क्या स्पेलिंग देखो, rosette and rosette of leaves upside, upside ऊपर में, rosette of leaves upside. These full stop होगा, these short internodes are called offsets. Are called offsets.
ब्लैक वाले पे कंसंट्रेट कीजिए। मान लेते हैं ये फर्स्ट प्लांट था, ठीक है, ये फर्स्ट प्लांट था, इसने लेफ्ट एंड राइट, हम 2 डायमेंशनल दिखाना है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में ऑफसेट प्रोड्यूस की। ऑफसेट भी वैसा ही है जैसा कि ऊपर में हम लोग देखे हैं। ये एक छोटा सा ब्रांच है, ठीक है, और इस ब्रांच से थोड़ी दूर जाने के बाद, इसीलिए कहा गया है ये शॉर्ट इंटरनोड। इंटरनोड क्या करते हैं, दो नोड के बीच की दूरी शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों नोड के बीच का दूरी क्या है, कम है। ये थोड़ा दूर जाने के बाद ही, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी, ये देख रहे हैं ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर के लीव्स, और ये ओवरलैप कर गए। मतलब क्या होता है कि इधर भी पौधा है, मतलब आपको लगेगा जैसे ढेर सारा पत्ती एक जगह पे उगा हुआ है, एक ऑर्डर में, और इसी ऑर्डर को कहते हैं रोसेटी, यानी पत्तियों का झुंड। जहां पे किसी चीज का झुंड हो तो वो रोसेटी कहलाता है। ये रोसेटी ऑफ लीव्स दे रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ठीक नीचे क्या कर रहा है, डाउन साइड रूट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरीके से इसका शूट कंप्लीट हो गया, और इधर रूट कंप्लीट हो गया, तो रूट और शूट आ गया तो नया प्लांट नहीं बन गया, नया प्लांट बन गया। इसी तरीके से ये क्या कर रहा है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ है, पानी में तैर रहा है। हाँ, पानी में तैरते तैरते ऐसा कर रहे हैं। So this is how they do vegetative propagation for increase their number, और यही कारण है ये टेरर ऑफ बंगाल कहलाया, टेरर ऑफ बंगाल। कारण क्या था कि ब्रिटेन की महारानी को, प्रोबेबली क्वीन एलिजाबेथ, वो जब भारत आई थी तो अपने साथ ये इकॉर्निया का एक छोटा सा ट्विग लेकर आई, और उनको ये इसलिए प्लांट पसंद था कि उसका फ्लावर बहुत सुंदर होता है, पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का, छोटा छोटा, बहुत सुंदर फ्लावर, वाकई देखने में बहुत सुंदर होता है। तो उनको ये फ्लावर पसंद था, इसीलिए वो ट्विग लेकर आई थी, सोची थी कि हम इंडिया में भी लगाएंगे, लेकर आई। उसके बाद वो अपने गार्डन, अपने मतलब उनके गार्डन में ये था, पॉन्ड था, पॉन्ड में लगाई, वहाँ से फैलते 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 पूरे भारत में फैल गया। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, कैलकुलेटेड है, मतलब काउंटेड है कि उस समय पूरे दिल्ली शहर में 45 या 47 तालाब थे। दिल्ली शहर क्या, पूरे दिल्ली में, दिल्ली तो एक स्टेट है, बहुत बड़ा है ना, तो पूरे दिल्ली में 45-47 तालाब थे। आज के डेट में कई तालाब नहीं, थैंक्स टू दिस। उसके बाद सब खत्म हो गया इसी वजह से, पानी अब्जॉर्ब नहीं करता है, वो बताएंगे कैसे होता है। उसके बाद ये इस रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आया, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा आता है। ये पहले यूनिफाइड था, बंगाल का अलग। उसके बाद फिर चूंकि यहाँ के लोग एक साथ यूनिफाइड होकर अंग्रेज के खिलाफ बगावत करते थे, इसलिए बंगाल का डिवीजन कर दिया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में 3 पार्ट में बांट दिया। उसके बाद वजह से भी बहुत सारा आंदोलन हुआ नहीं। तो क्या हुआ, ये रीजन बहुत ही फर्टाइल था, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिवर्स बहुत है, तो पॉन्ड्स भी बहुत है ना, नॉर्थ बिहार कौन नहीं जाता है, नोन फॉर पॉन्ड्स। तो अब क्या हुआ, ये फैलते फैलते जब इधर भी आया तो यहाँ पे भी बहुत सारे पॉन्ड्स इनकी वजह से सूख गए। अब आपको बताते हैं सूख कैसे जाता है। ये जो है आप देख रहे हैं ना ऑफसेट, इस ऑफसेट की वजह से अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दीजिए और एक बड़ा 2 कट्ठे का पॉन्ड आप बनाइए, एक तो ये डाल दीजिए, आपको जैसे ग्रास बढ़ता है ना जमीन पे, उस रफ्तार से ये बढ़ता है लगभग, और देखते ही देखते पूरा पॉन्ड का सरफेस इससे बढ़ जाएगा। ये ऊपर में ही रहेगा क्योंकि तैरता है, ऊपर में रहेगा तो क्या होगा, 2 तरीके से नुकसान, नीचे लाइट जाएगा, नीचे नहीं लाइट जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर में जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट मिलेगा, नेचुरली क्या होगा, मर जाएंगे। दूसरा, ये सरफेस को पूरा कवर कर लेगा, एयर नीचे जा पाएगा पानी में, तो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, एक अंडरग्राउंड वाटर जो भी एक्वेटिक प्लांट्स है उन्हें मार दे रहा है क्योंकि लाइट नहीं दे रहा है, कंपटीशन खत्म हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन नीचे जाने नहीं दे रहा, तो जितने एनिमल्स होंगे मर जाएंगे, बिना ऑक्सीजन के कौन एनिमल पानी में जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो भी मर जाएगा। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, एक अच्छा खासा लेयर ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स का लेयर बॉटम ऑफ द पॉन्ड जमेगा।
अब ये अमर तो है नहीं, समय के साथ ये भी बढ़ेगा ना। तो इसका बायोमास बहुत होता है, बहुत अच्छा खासा मोटा तगड़ा इसका डंठल वगैरह होता है। ये मरेगा तो नीचे जाएगा, इतना ऑर्गेनिक मैटर जमा होगा, और ये पनपना तो बंद नहीं करेगा। देखते 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 क्या होगा, जमीन जो है, पॉन्ड का बेड जो है ऊपर आ जाएगा, पानी रहेगा। इस तरीके से जो भी पॉन्ड है इनके मेहरबानी से पूरा सूख जाएगा, आराम से उसी में खत्म हो जाएगा। तो जो पॉन्ड नेचुरल डेथ जिसका 100-200 साल में होना था, इसके वजह से 4-5 साल में। डेथ ऑफ पॉन्ड मतलब क्या होता है, पॉन्ड भर जाना, पॉन्ड पूरा भर जाता है। तो इसीलिए इसको, अच्छा बंगाल में बहुत सारे, बंगाल एक्चुअली उस समय बंगाल का देते हैं यूनिफाइड एरिया था, बहुत सारे जो पॉन्ड्स हैं इनके वजह से सूख गए, इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा। और इस तरीके से ये पूरे के पूरे क्या कहते हैं, पॉन्ड बेड को भर सकते हैं। तो जहाँ पे भी पानी देखिएगा, नदी में भी पानी कम होगा, वहाँ किनारे देखिएगा एक फैला हुआ रहता है। हाँ, नदी के किनारे। अभी जैसे बाढ़ आया हुआ है, एक बार गंगा नदी का दर्शन करके आइएगा, तो उसमें बहुत सारा बहता हुआ ऐसे पौधा दिखेगा, तो यही है ग्रीन। ब्राउन का होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ब्राउन कलर पे, ग्रीन। काफी अच्छा खासा मोटा थिक लीफ होगा।